हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रिजेश सिंह। तो आज के टेक बज़ में स्टार्ट करते हैं बजट सेशन से, जो कि कल 1 फरवरी को पेश किया गया है। तो बस हम की टेक अवे देखेंगे। अगर आप इस सेक्शन को स्किप करना चाहते हैं तो आगे टाइमलाइन में जा सकते हैं। इनकम टैक्स में कुछ चेंज किया गया है। अब 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि 5 लैक्स पर था ये लिमिट, बट अभी ये लिमिट बढ़ा कर 7 लैक्स पे कर दिया गया है। तो 7 लैक्स तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन ये केवल न्यू रिजीम के अंदर है। ओल्ड रिजीम में इसका कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार ने इस बार भर भर के पैसा दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। 10 लाख करोड़ तक का बजट एलोकेट किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इससे पहले 4.3 लाख करोड़ था 2022 में। 2023 में इसको बढ़ा करके 10 लाख करोड़ किया गया। तो गवर्नमेंट काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रही है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें को ग्रोथ मिलेगा और आई थिंक इससे जॉब की भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। गवर्नमेंट ने अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने इस बजट में, और हर साल 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। ये इसी साल के लिए नहीं है, ये अगले साल भी होगा, नेक्स्ट ईयर भी होगा। तो ये 10,000 करोड़ रुपए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। गवर्नमेंट का फोकस ग्रीन एनर्जी प्रायोरिटी पर भी है। इसके लिए इन्होंने 35,000 करोड़ की फंडिंग इनिशिएट की है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट 2070 तक कार्बन इमिशन जीरो करना चाहता है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ग्रीन एनर्जी को ज्यादा बूस्ट करेगा ये। तो आप देख सकते हैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम में क्या क्या चेंज किए गए हैं। 0 to 3 कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 3 to 6 पे 5% का टैक्स है। 6 to 9 पे 10% का। 15 लैक्स के ऊपर जो भी कमाता है उसको 30%। तो ये काफी कुछ चेंज किया गया है न्यू रिजीम में। इसका ओल्ड रिजीम से कोई मतलब नहीं है। ओल्ड रिजीम, न्यू इनकम टैक्स रिजीम ही आपका डिफॉल्ट अब होने वाला है। तो अगर आपको ऑप्ट करना है ओल्ड रिजीम तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। न्यू रिजीम में चेंज करने का इंडिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इंडिकेट हो रहा है कि ओल्ड रिजीम को ये धीरे धीरे वाइप आउट करेंगे, धीरे धीरे, अभी नहीं। तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में यही डिफरेंस है कि ओल्ड रिजीम आपको सेविंग ओरिएंटेड बनाता है, क्योंकि न्यू रिजीम में आप कुछ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ओल्ड रिजीम में ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80C हो, 80D हो, बहुत सारे 75 टाइप के डिडक्शन है वहाँ पे, जो कि आप क्लेम कर सकते हैं। HRA क्लेम कर सकते हैं, आप होम लोन क्लेम कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ओल्ड रिजीम आपको ज़्यादा सेविंग ओरिएंटेड प्लान में दिखता है, लेकिन न्यू रिजीम में ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो इसका सीधे सीधे ये इंडिकेशन दिख रहा है कि गवर्नमेंट ये डिडक्शन प्लान पे ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। ये धीरे धीरे ओल्ड स्कीम को भी हटा देगी, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जितनी भी चेंजेस आ रही हैं सारी न्यू रिजीम पे आ रही हैं। तो देखते हैं गवर्नमेंट आगे क्या करती है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 2024 में भी मोदी गवर्नमेंट आएगी, तो फिर ये प्लान उनका धीरे धीरे सक्सीड होता जाएगा। इस बजट में गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया है। टेक और स्टार्टअप्स को लेकर के काफ़ी कुछ नया देखने में आया है इस बार। कुछ की पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। जिन्होंने जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया में बहुत ज़्यादा वो नहीं कहा जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब पिछले 2 बजट से देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट काफ़ी कुछ इस पर कुछ करना चाहती है। तो AI जो कि एक बूम इंडस्ट्री है आने वाले 10 साल में, जो कि बहुत सारी चीज़ों को डिसरप्ट कर सकती है। तो इंडिया भी उससे पीछे नहीं रहना चाहता है। गवर्नमेंट इस पे काफ़ी ध्यान देने लगी है। तो इस बजट में गवर्नमेंट ने 3 सेंटर्स बनाए हैं जो कि IITs में इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और उसका सीधा विज़न रहेगा मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्क्स फॉर इंडिया। दूसरा न्यूज़ ये था कि 100 लैब्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, कोलैबोरेशन किया जा रहा है वेरियस एंटिटीज़ के थ्रू, जिसमें वेरियस अथॉरिटीज़ हो गई, रेगुलेटर्स हो गए, बैंक्स हो गए। तो ये सारे मिलकर एक 5G के ऊपर ऐप सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, 5G जो कि लॉन्च हो चुका है इंडिया में, तो इस सर्विस को एक्सप्लॉइट करके नए नए ऐप्स को डेवलप करने के लिए 100 लैब्स को कोलैबोरेट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। डिजी लॉकर 2.0 को इनिशिएट किया गया है, जिसके थ्रू आप किसी भी सर्विस सेक्टर या फिर किसी भी एंटिटीज़ के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जैसा कि ये देखा गया है कि आप एक बैंक जाइए, दूसरे बैंक जाइए, तो हर बार आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए
वो बोलते हैं ये लाओ, वो फॉर्म लाओ, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऐसा हर जगह करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिजी लॉकर के थ्रू आप सब जगह वेरीफाई करा सकते हो। अगर एक बैंक ने आपका वैलिडेशन कर लिया है तो आपको दूसरे बैंक में जाके वैलिडेशन फिर से करने की ज़रूरत नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है। डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना केवाईसी भी करवा सकते हैं। स्कोप फॉर एंजल टैक्स एक्सपेंडेड टू कवर द फॉरेन फंडिंग्स। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी तक क्या होता था कि केवल जो इंडिया के इन्वेस्टर्स होते थे उन्हीं को अगर उनके थ्रू आप रेस करते हैं कोई एंजल इन फंडिंग्स तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एंजल टैक्स होता क्या है। एंजल टैक्स बेसिकली, अगर मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूँ और मुझे एंजल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो एंजल इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाऊंगा और फंड रेज करता हूँ। जो फंड रेज होता है, लेट्स से 5 करोड़ का फंड रेज हुआ, तो 5 करोड़ में 30% का टैक्स देना पड़ता है। उसमें ये क्राइटेरिया थी कि जो गेन होता है वो आपको एक एज ए इनकम स्ट्रीम दिखाना पड़ेगा। जो भी फंडिंग रेज किए हैं वो एज ए इनकम स्ट्रीम दिखाना पड़ेगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें एक बहुत बड़ी डिफिकल्टीज थी कि जब आप कोई फंड रेज करते हो तो स्टार्टअप फंड जब बूटस्ट्रैप पे होता है या फिर जब एक सीड फंडिंग पे जाता है तो आप उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं रहती है कि आपके बिजनेस की वैल्यूएशन कितनी है। तो उस वैल्यूएशंस अगर मार्केट वैल्यूएशन से ज़्यादा है तो आपको ये एंजल टैक्स लगता है। अगर मार्केट वैल्यूएशन से कम है तो एंजल टैक्स नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती कि आप ये कैसे समझोगे कि मार्केट वैल्यूएशन कितनी है, कौन ये बताएगा? कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो कि मार्केट वैल्यूएशन बता सके? तो इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने फ्लैट कर दिया उस चीज़ को, कहा कि ओके, अगर 10 करोड़ के ऊपर की फंडिंग आती है एंजल इन्वेस्टर से तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आई थिंक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया ना कि अगर आप एंजल इन्वेस्टर से अगर आप कोई फंड रेस करते हैं और वो 10 करोड़ के ऊपर की रकम है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। उससे कम है तो आपको 30% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये केवल रिस्ट्रिक्टेड था अब तक 2022 तक कि केवल इंडिया में जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वही उन्हीं के थ्रू अगर कोई फंड रेज होता है तभी आपको पे करना है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अब क्या होने लगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंजल इन्वेस्टर्स भी आने लगे थे। तो ये एक तरह का एफडीआई को कैप्चर करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर से भी अब कोई फंड रेज होता है 10 करोड़ के ऊपर तो आपको उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि एक एंजल टैक्स है। और ये एंजल टैक्स यूपीए गवर्नमेंट के टाइम का टैक्स है जो कि 2012 में लॉन्च किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मुझे लगा। आई थिंक ये पिछले 2 बजट में ऐसा बोला जा रहा है। एग्रीटेक स्टार्टअप को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो मेरा टेक बजट पे नॉर्मली था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं था। तो मार्केट भी आई थिंक उसी तरीके से रिएक्ट किया है। तो निफ्टी का अगर देखें तो निफ्टी भी स्टैग्नेंट थी, ना ही ज़्यादा जंप हुआ ना ही ज़्यादा फॉल हुआ। तो मार्केट ने इसको एज अ न्यूट्रल ही सेंटिमेंट लिया है। तो और आई थिंक ये बहुत ही न्यूट्रल बजट था, ऐसा कुछ बहुत कुछ नहीं था इसमें। लेकिन हाँ, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब आप कुछ देख सकते हो एलोकेशन क्या क्या हुआ है, किस किस मिनिस्ट्री को कितने कितने एलोकेशंस बजट एलोकेशन में। पिछले कुछ 10 दिनों से अडानी स्टॉक्स के बारे में काफ़ी बज़ क्रिएट किया हुआ है। और कल के बजट के बाद भी अडानी स्टॉक काफ़ी गिरा है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इतना ज़्यादा प्रमोट करने के लिए 10 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो कि अडानी ग्रुप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी लिंक्ड अप है। उनकी बहुत सारी सब कंपनीज है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती हैं, रोड हो गई, ट्रांसपोर्टेशंस हो गई। तो काफ़ी कुछ था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन उसके बावजूद अडानी स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन में अडानी के स्टॉक का प्राइस काफ़ी गिर गया है। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक्स पिछले 10 दिन से ऑलमोस्ट 50% के ऊपर गिर चुके हैं। तो इसका 2 बड़ा रीज़न है जो कि हम पहला तो एक है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स, जिसके थ्रू इतना बड़ा हंगामा हुआ है। रिपोर्ट्स आई थिंक आप सारे लोग रिपोर्ट्स फॉलो कर ही चुके होंगे, मैं लिंक डाल देता हूँ, आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। लेकिन उस कल की न्यूज़ एक थी क्रेडिट स्विस की।
क्रेडिट स्विस ने क्या किया है कि स्टॉप कर दिया है बॉन्ड को एक्सेप्ट करना एज ए कोलेट्रल अडानी ग्रुप के कंपनी के, जिसके वजह से ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ है। अडानी ग्रुप अपने अब बॉन्ड्स को फॉरेन मार्केट में दे नहीं सकते, उसको नलीफाई कर दिया गया है। तो जो कि अडानी ने इस बार सबसे ज़्यादा फंड रेस किया था फॉरेन एंटिटीज से, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ड्रैग है अडानी ग्रुप्स के लिए। तो देखते हैं अडानी इसको कैसे डील करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है, जिसमें 30% का टैक्स स्लैब डाला गया है अगर आपको उससे कोई अर्निंग होती है। तो आजकल आप काफ़ी देख रहे होंगे एड्स ऑनलाइन गेम्स के टीवियों पे। अब ऑनलाइन गेम से जो भी अर्निंग होगी आपको 30% उस पर देना पड़ेगा। इससे पहले क्रिप्टो पे उन्होंने किया था बीच में, लास्ट ईयर आई थिंक जुलाई से उन्होंने ये अप्लीकेबल किया था। अब उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग पे भी डाल दिया है ये टैक्स। 30% फ्लैट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आपकी कोई भी इनकम होती है उससे। तो अब बात कर लेते हैं ले-ऑफ्स की। तो कंपनी अभी भी ले-ऑफ्स कर रही हैं। उसके वेरियस रीजन हैं। कुछ कंपनियां कह रही हैं कि जो हमने पेंडेमिक टाइम पे ओवर हायरिंग कर ली थी उसके वजह से अब देखा जा रहा है, जबकि यूएस मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है, पूरा बिजनेस यूएस, पूरा जो आईटी बिजनेस है वो यूएस पे डिपेंडेंट रहता है, यूएस और यूरोप पे। तो इस वजह से देखा जा रहा है ले-ऑफ्स काफ़ी हो रहा है, और ज़्यादातर ले-ऑफ्स तो यूएस पे ही हुए हैं। इंडिया भी काफ़ी कुछ ले-ऑफ्स कर चुका है। इंडिया में भी काफ़ी कंपनियों ने ले-ऑफ्स किए हैं, लेकिन ज़्यादातर ले-ऑफ्स जो हुए हैं वो यूएस से हुए। तो अभी पेपाल ने 7% अपना वर्कफोर्स को ले-ऑफ कर दिया है। 2000 टोटल एम्प्लॉयज़ को ले-ऑफ किया है उन्होंने। वर्कडे ने 525 जॉब्स को कट किया है। आईबीएम और सैप के स्टाफ्स नर्वस हैं, क्योंकि आईबीएम और सैप दोनों ने ग्लोबली ले-ऑफ्स अनाउंस कर दिया है। तो देखते हैं अभी ये कितने ले-ऑफ्स करेंगे। टेस्को ने 2000 एम्प्लॉयज़ को ले-ऑफ किया है। यूएस और इंडिया ने कोलैब किया है टू स्ट्रेंथन सेमीकंडक्टर्स। ये दोनों मिलके आ रहे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करेंगे। रेड हैट और ओरेकल ने कोलैब किया है। रेड हैट का अब जो इंटरप्राइज वर्जन है वो अब OCI पे आपको मिल सकता है। तो जो भी अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उसके, वो माइग्रेट कर सकते हैं नए इंटरप्राइज वर्जन पे। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है। OCI एक ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि अमेजॉन का AWS है, गूगल का GCP है, और एज्योर है आपका माइक्रोसॉफ्ट का। तो ओरेकल भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आ गया है। तो अभी 4 मेजर एंटिटीज़ हो गए हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स में। तो और उन्होंने भी रेड हैट से अच्छा कोलैब किया है। जो भी OCI के वर्चुअल्स कंटेनर होंगे उसमें रेड हैट का एंटरप्राइज वर्जन अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं स्टार्टअप फंडिंग्स की। तो B2B क्लाउड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप कैपब्रिड ने रेस किया है $7 मिलियन का। ये एक सप्लाई चेन ओरिएंटेड कंपनी है जो कि सोर्स करती है, प्रिक्योर करती है और क्वालिटी चेक, सॉफ्टवेयर डिलीवरी तक ये आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। एनजेन बायोसाइंस ने रेस किया है $50 मिलियन, जो कि इंडिया में ये अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। इनके हिसाब से इंडिया एक कोर मार्केट है जो उसको लेवरेज करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा इसका, क्योंकि अभी इस बार इस बजट में गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल पे भी काफ़ी अच्छा एलोकेशन किया है। तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल में भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव्स लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। भारत पे के को फाउंडर अश्विनी ग्रोवर ने अपने नए स्टार्टअप को अनवील किया है। उनके नए स्टार्टअप का नाम है द थर्ड यूनिकॉर्न। भाई ने पहले ही 2 यूनिकॉर्न बनाए हैं, अब ये तीसरा यूनिकॉर्न, अच्छा डोमेन मिल गया, थर्ड यूनिकॉर्न। तो ये काफ़ी फेमस रहे हैं शार्क टैंक की वजह से। तो उन्होंने कहा है कि हम वेंचर कैपिटलिस्ट को अपने पास भी आने नहीं देंगे, हम अपना देसी होम ग्रोन करेंगे और सेल्फ अर्न्ड मनी के थ्रू ही हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। और जो भी इनका थर्ड स्टार्टअप है उस पर जो भी फंड रेस करने के लिए, ऑब्वियसली इनके पास फंड रेस करने के लिए ज़रूरत भी नहीं है, ये 2 यूनिकॉर्न चला चुके हैं तो इनको फंड रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक VCs के पास ये जाएंगे नहीं इस बार। तो ग्रोवर साहब ने बोला है कि वी बिलीव इन देसी, तो ये आई थिंक ये VCs के पास फंड रेस करने के लिए भी नहीं जाएंगे। तो ये था आज का टेक बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।